नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अपनी पहली रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया था जिसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, ये रिवीजन क्लासेस हैं तो इसमें अभी क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं। धीरे धीरे इसमें हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, आज हम रिवीजन क्लास का पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं। इसमें हम फैक्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे एनालिटिकल थे, तो आज हमारे फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों क्वेश्चंस का मिक्सचर रहेगा। आज भी हम 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन बताया था जिसका हमने गलती से गलत आंसर दे दिया था। यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो हमने इसका गलती से आंसर बताया था कि आप उनसे नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे। तो इसमें काफ़ी डिबेटेबल ये क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद इसका राइट आंसर दोस्तों सी ही प्रतीत होता है। आप इसकी चिंता किए बिना अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए हमारे अनुसार। इसमें काफ़ी हमने विचार विमर्श किया और यही पाया कि भाई प्रधानाचार्य अगर नाराज है तो इसकी चिंता किए बिना, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य में लिया था। मैंने सोचा था कि इसकी परवाह किए बिना, लेकिन परवाह करना और चिंता करना थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप इसकी चिंता ना करें और अपने कार्य को लगन और निष्ठा से करते रहे, क्योंकि हमारा कार्य प्रधानाचार्य को खुश करना नहीं होना चाहिए। शिक्षक का कार्य हमेशा अपने कार्य को लगन और निष्ठा से करना होना चाहिए। तो इसका आंसर सी ही राइट लगता है। ठीक है, इसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? रूसो, बटलर, प्लेटो, एडगर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों प्लेटो। प्लेटो के द्वारा यह कथन दिया गया था कि एक छोटा बालक कोरी स्लेट जैसा होता है। ठीक है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता है। परिवार, समाज और परिवेश से ही वह सब कुछ सीखता है और इन्हीं के प्रभाव से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने सीखने यानी कि पाठ योजना के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेल, कमिनियस, प्लेटो या फिर हर्बर्ट? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है ना, जो प्रोफेसर हर्बर्ट थे, इन्होंने पाठ योजना के सोपान बताए हैं जिनको कि क्या बोलते हैं? हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी बोला जाता है। ठीक है, पंचपदी क्या क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहला होता है तैयारी यानी कि प्रिपरेशन। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होता है आपका? जो कंपैरिजन यानी कि तुलना। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाता है सामान्यीकरण, एंड जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। तो ये 5 पद हैं, इनको आप याद रखेंगे। तैयारी यानी कि प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, इसके बाद आपका आएगा तुलना यानी कि कंपैरिजन, एंड देन इसके बाद आपका सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन और अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो आप इन 5 स्टेप्स को दोस्तों ध्यान में रखें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों को दिए गए शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है? छात्रों को जो शारीरिक दंड दिया जाता है उसके बारे में आपकी क्या राय है? जहां तक संभव हो दंड से बचा जाए। सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए। दंड देते समय शिक्षक को बच्चे की आयु व शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जहां तक संभव हो सके दंड से बचा जाए। कई मनोवैज्ञानिकों का दोस्तों यही मानना है कि जो दंड है उसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए। विशिष्ट जब आपकी एक परिस्थिति होती है वहीं पर ही दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए, अदरवाइज आप उसको दंड ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि छात्र नासमझ होता है, छात्र उदंड होता है। यदि छात्र समझदार हो तो वह ऐसा नहीं करेगा ही नहीं, और छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 4th वाला इसका राइट आंसर है कि भाई छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। जैसे कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया कि भाई जो छात्र है उसको जहां तक संभव हो दंड देने से
बचा जाए। तो ये आपका यहाँ पर भी लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना क्या कहलाता है? सामाजिकरण, उदात्तीकरण, बौद्धिक औचित्य कहलाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है उदात्तीकरण, यानी कि सब्लिमेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए सब्लिमेशन के माध्यम से हम अपनी उन इच्छाओं को सुलाने का प्रयास करते हैं जिन्हें समाज में पसंद नहीं किया जाता है। जैसे अगर हमें भोग विलास का जीवन है, अगर हम उसको चाहते हैं बिताना, लेकिन उसको समाज में हम जानते हैं कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो अपने आवेग हैं उनको उस दिशा में ले जाना पड़ता है जिसमें समाज को कोई आपत्ति ना हो। यानी कि हमें अपने आक्रामक आवेगों को सभ्य समाज क्रियाओं में लगाना पड़ता है। इसी को दोस्तों सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए या फिर शिक्षा का स्तर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है पाठ्यचर्या होनी चाहिए, करिकुलम। ठीक है ना, जो करिकुलम है दोस्तों वो आपके बिल्कुल जैसे छात्र केंद्रित है वही होना चाहिए। तो पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसी की आवश्यकता के अनुरूप ही आपकी पाठशाला का करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम में देखिए दोस्तों सारी एक्टिविटी आ जाती हैं, जो भी विद्यालय में समस्त क्रियाएं होती हैं, चाहे वो आपकी शिक्षण से रिलेटेड क्रियाएं हों, चाहे आपकी गैर शैक्षणिक क्रियाएं हों, वो सभी आपकी क्या होती है दोस्तों पाठ्यचर्या में या करिकुलम के अंतर्गत दोस्तों आ जाती हैं। तो वो सभी की सभी जो हैं वो आपके छात्र केंद्रित ही होनी चाहिए। तो भाई जिस समुदाय के लिए बच्चों के लिए हो उसी के अनुसार वो होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने हर्बर्ट स्पेंसर के जो पंचपदी सोपान पढ़े थे पाठ्यक्रम से रिलेटेड, लेसन प्लान से रिलेटेड, पाठ्य योजना से रिलेटेड, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना या फिर सामान्यीकरण। तो सब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है प्रस्तुतिकरण। हर्बर्ट स्पेंसर का दोस्तों मानना है कि प्रस्तुतिकरण पर सबसे ज़्यादा एक शिक्षक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो शिक्षण की पूरी प्रक्रिया है उसमें प्रस्तुतिकरण के द्वारा ही जो नवीन ज्ञान है वो छात्रों तक पहुंचाया जाता है। ठीक, और इसीलिए इस चरण में अध्यापक को सबसे अधिक समय लगाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है तो फिर तुलना या फिर सामान्यीकरण अपने आप ही आसान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन पर वर्क करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि भाई आपकी जब स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है तो अपने आप ही लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादातर उस पर समय अपना व्यतीत करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होगी, आपने प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, उस पर आपके इंटरेस्ट लेने लगेंगे और उसको कैरी करते रहेंगे, मतलब उसको लंबे समय तक देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रस्तुतिकरण पर सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, यानी कि जो एनालिटिकल मेथड होती है उसके अधीन छात्र क्या करता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है या फिर दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। विश्लेषण विधि क्या होती है दोस्तों? इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है खंडों में बांटना। आप क्या करते हैं, इसमें समस्या को उनके विभिन्न पहलुओं के आधार पर अनेक खंडों में बांट लेते हैं और एक एक खंड का आप अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो इस विधि में आप क्या करते हैं दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर को बढ़ते हैं या फिर निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो विधि होती है दोस्तों आपकी अन्वेषण विधि या फिर ऐतिहासिक खोज विधि, उन दोनों को साथ में लेकर चलती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसके बाद दोस्तों बिल्कुल जस्ट अपोजिट, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन, यानी कि जो आपके सिंथेटिक मेथड होती है या सिंथेसिस मेथड इसको बोल सकते हैं, उसके अधीन छात्र क्या करता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, तर्क शक्ति का प्रयोग करता है या फिर सक्रिय भागीदार नहीं बन पाता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर को बढ़ता है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जोड़कर नया और वृहत रूप
देना। तो इस विधि में हम क्या करते हैं दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो का योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है। रूसो का की इम्पोर्टेंस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिए हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा बिल्कुल सही है, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। शिक्षा में खेलकूद का महत्व और पाठ्यचर्या सुधार, ये तीनों के तीनों जो योगदान हैं ये रूसो के द्वारा दिए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जो शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, ये दोस्तों आपका रूसो के द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि रूसो तो आपके एक प्रकृतिवादी थे, तो उनका यही मानना था कि जो बालक है उसको प्रकृति में छोड़ दो, वो स्वयं सीखेगा। तो भाई यहाँ पर जो शिक्षा है उसमें अध्यापक की केंद्रीय भूमिका अगर आ जाएगी तो फिर जो बालक है उसको उतनी स्वतंत्रता कैसे रह जाएगी ना। तो वहाँ पर तो अध्यापक ही आपका एक तरह से केंद्रीय भूमिका में होगा, तो बालक को कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलती है जब शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका होती है। इसके बाद एक एनालिटिकल क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। कक्षा में बच्चे मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रायः वे ऐसी पुस्तकें एक दूसरे से लेते रहते हैं या लेते देते रहते हैं। यदि शिक्षक समय समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में उनसे रिपोर्ट लेता रहे और पूछता रहे कि उन्होंने क्या पढ़ा और उसमें मुख्य क्या बात थी, तो इससे बच्चों में क्या चीज़ पैदा होगी, अभिव्यक्ति का गुण पैदा होगा, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होगी, विश्लेषण की योग्यता होगी, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी। जब आप शिक्षक उनसे समय समय पर उनकी पुस्तकों के जो पढ़ते हैं उनकी रिपोर्ट लेता रहेगा तो उससे क्या होगा कि उनको पहले तो पढ़ने की आदत पैदा होगी, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई शिक्षक उनसे कुछ पूछ सकता है। इसके अलावा उनमें अभिव्यक्ति का गुण पैदा होगा, ठीक है, और इसके अलावा उनका विश्लेषण की भी योग्यता होगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, कि भाई उन्होंने क्या पढ़ा और क्या मुख्य बात थी, तो उनमें एनालाइजेशन की क्षमता भी पैदा होगी। तो सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तो इसकी छात्रों पर क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ भी नहीं होगी। वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, वे समझ जाएंगे कि वह प्रश्न अप्रासंगिक था, वे प्रश्न पूछने वाले छात्र की हंसी उड़ाएंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, कि वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनालिटिक। अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है पीटीएम, उसका सबसे बढ़िया लाभ क्या हो सकता है? बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हो, शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चे को किस आधार पर कितने अंक दिए हैं, अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व वृत्त बताए, ठीक, और या फिर अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चों का गृह कार्य कराने में वो कैसे कितनी सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप बिल्कुल जो पहला वाला ऑप्शन है वही सही है। ज़्यादातर बच्चों का इसका ही सही आंसर दिया होगा। बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों को सहमत होना चाहिए। यही दोस्तों अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल में कक्षा में टेलीविज़न पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर पर ही काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविज़न का कार्यक्रम ना दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। उससे अभिभावक को सलाह देनी चाहिए कि घर पर टेलीविज़न देखने पर बच्चों का स्वयं नियंत्रण लगाएं, और उसे अभिभावकों की शिकायत पर साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। उसे अभिभावकों से बातचीत कर छात्रों को समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए, या फिर वो उसे अभिभावकों को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ताकि वह स्वयं देखे कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी व ज्ञानवर्धक है। तो भाई इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, और इसमें सारी चीज़ें पहले से ही एक्सप्लेन्ड है, ठीक। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे इसको।
इसके बाद एक और एनालिटिकल क्वेश्चन। आपका पीरियड आरंभ हो गया है, आप कक्षा में कुछ देर से पहुंचे, आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोर हो रहा है, आपके पहुंचते ही शांति होगी। ऐसी स्थिति में कक्षा में घुसते ही आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप कक्षा में छात्रों से पूछेंगे कि कौन कौन शोर मचा रहा था और शोर मचाने वालों को दंड देंगे। आप छात्रों की इस गलती से नाराज होकर उस पीरियड में उनको नहीं पढ़ाएंगे। आप नाराजगी प्रकट करते हुए बच्चों को ऐसा कभी ना करने की चेतावनी देंगे। आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का काम शुरू कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का काम शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सामयिक विषयों पर कक्षा में चर्चा के दौरान विवादास्पद मामले उठ सकते हैं। कभी कभार हम विषयों में कभी पढ़ाते हैं तो कक्षा में जब डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उस समय पे विवादास्पद मामले उठ सकते हैं जिनके बारे में छात्रों की अलग अलग राय हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऐसे विषय पर चर्चा बंद करा देनी चाहिए, छात्रों को दो समूह में बांटकर उनके बीच गर्मा गर्म बहस करानी चाहिए, छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में अपना तथ्य या प्रमाण भी दें, या फिर छात्रों को सुझाव देना चाहिए कि वे अपनी अपनी राय लिखित रूप में दें। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी, यानी कि आप छात्रों को आदेश दें कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दें। जैसे कि हमारे पास क्या होता है दोस्तों, हम कई क्वेश्चंस में हम बताते हैं आपको कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिबेटेबल क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं हमेशा, आपने देखा होगा कि मैं बोलता हूँ कि अगर आप में से किसी को लगता है कि इसका जवाब कोई और है तो इसके संदर्भ में अपने प्रमाण भी दे, ठीक है ना, यानी कि आप फैक्ट भी बताएं उसके बारे में, ठीक। तो किसी भी मुद्दे पर अगर छात्रों के बीच में मतभेद होता है तो ये क्रिएटिविटी का लक्षण होता है, ठीक है ना। लेकिन छात्रों को अगर अपना मतभेद प्रकट करना है तो उसके साथ साथ पीछे से उनको लॉजिक भी देना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार की चर्चाओं से छात्रों की बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। तो जब दोस्तों हम आपस में डिबेट करते हैं और काफ़ी बच्चे बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए और मेरी तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है, तो उससे क्या होता है कि आपको ही दोस्तों फाइनली फ़ायदा होता है, क्योंकि उसके आप क्या करते हैं दोस्तों, उसमें आपकी बौद्धिक विकास होता है, ठीक है ना। उस क्वेश्चंस के आप सभी स्वरूप को जांचने का प्रयास करते हैं तो आपका दिमाग उसमें क्या होता है, चलता है। तो इसीलिए कभी कभार क्या होता है ना कि कभी वीडियो में जैसे कुछ क्वेश्चंस में गलती भी हो जाए तो वो भी कहीं ना कहीं आपके क्या होता है, फायदेमंद होता है। उससे आपको दोस्तों क्या होता है कि आप उस क्वेश्चंस के आंसर को सर्च करेंगे, स्वयं ढूंढेंगे, तो वो क्वेश्चन दोस्तों आपको हमेशा याद रहेगा। और क्योंकि आपने उसके पीछे मेहनत की है तो इसलिए वो क्वेश्चन आपको हमेशा दोस्तों याद रहेगा। तो ये आपके लिए कभी कभार ठीक भी रहता है, ठीक। तो इसलिए कभी कभार क्या होती है, चर्चा भी होते रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन का क्या बेस होना चाहिए? कक्षा में सबसे तेज मेधावी छात्र के संग तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के संग तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके संग तुलना करके, या फिर उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। दोस्तों आप जानते हैं मूल्यांकन आपकी एक विस्तृत प्रक्रिया है, तो इसमें आप सभी का समावेशन करेंगे, यानी कि आप उसमें कक्षा में सबसे तेज मेधावी छात्र के संग भी तुलना करेंगे। इसके अलावा सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा, यानी कि एक सामान्य छात्र से कितने मार्क्स आपके अपेक्षित हैं, या जो भी आप उसका जिस चीज़ का भी आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो कितना सामान्य छात्र से अपेक्षित है, आप उसकी भी तुलना करेंगे। इसके अलावा छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी, ठीक है, यानी कि उसने प्रीवियस क्लास में कैसा किया था और इस क्लास में कैसा कर रहा है, या प्रीवियस टेस्ट में कैसा किया था, इस टेस्ट में कैसा कर रहा है, उसके आधार पर भी आप दोस्तों क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, निष्ठावान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, या फिर अनुशासनहीन होते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ छात्र है तो वो ज़्यादातर दोस्तों क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो शिक्षक को उनके संग दोस्तों एक बहुत ही हम कह सकते हैं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, और कह सकते हैं कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनका भी दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। तो जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं।
इसके बाद अच्छा एक और क्वेश्चन है जो कि एनालिटिकल है। अच्छे अंक पाने वाले छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है कि तुम इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, यू कैन डू बेटर। तो ऐसा लिखने से छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है क्या? ऐसा लिखने से छात्र को प्रोत्साहन मिलता है? हाँ, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। नहीं, क्योंकि छात्र समझता है कि यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था तो क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैंने उतनी मेहनत नहीं की? नहीं, क्योंकि छात्र को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, बल्कि वास्तव में बेहतर उपलब्धि के लिए अपेक्षित प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और या फिर डी कि भाई इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। ठीक, तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों, इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, बेटर का मतलब क्या होता है? यू कैन डू बेटर का मतलब है कि आपने अच्छा किया है, जिसकी सराहना भी की जा रही है, लेकिन आप इससे भी अच्छा करने की आपसे आशा की जा रही है। यानी कि आपसे आशा की जा सकती है कि आप इससे भी अच्छा करेंगे। तो ऐसा करने के लिए जो छात्र हैं वो आपके सक्षम भी होते हैं, और इसलिए जो छात्र हैं या बच्चे हैं उनका हौसला बढ़ता है, यानी कि उनकी हौसला अफजाई है एक तरीके से। ठीक है, तो प्रोत्साहन तो नहीं मिला, लेकिन एक तरह से क्या हुआ कि आपने उनको हौसला बढ़ाया उनका कि आप अच्छा कर सकते हैं, आपने अच्छा किया है और आपके अंदर क्षमता है कि आप इससे भी अच्छा करेंगे। तो ये क्या है? आपका एक तरह से हौसला बढ़ाना है छात्रों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं, कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में आप उस पाठ के संबंध में क्या करेंगे? आप मानव विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं और पाठ्य पुस्तक में एक ऐसा लेसन आ गया जो वैज्ञानिक के जीवन और उसकी उपलब्धियों के बारे में है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहिए? आपको छात्रों से कह देंगे कि उस पाठ को स्वयं पढ़ लें, विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वो आपकी कक्षा के छात्रों को पाठ पढ़ा दे, स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को पाठ पढ़ाएंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एज ए टीचर आप बताइए क्या करेंगे? आप स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे और छात्रों को वह पाठ पढ़ाएंगे। एक शिक्षक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट गुण होता है वो क्या होता है दोस्तों? स्वाध्याय, है ना? तो स्वाध्याय एक शिक्षण व्यवसाय का ऐसा गुण है जो कि अपने आप में विशिष्ट है और वो किसी भी व्यवसाय में नहीं होता है। तो एक शिक्षक को तो लगातार स्वाध्याय करता रहना पड़ेगा ना। तो आपके सामने ऐसी कंडीशन भी आएगी जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगी, तो आपको वो चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी और उनको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन क्या है? स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है, क और ख दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है, मार्गदर्शन का जो दोस्तों महत्व होता है वो शिक्षा व्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से ही दोस्तों ये चला आ रहा है। छात्र के अगर सुनियोजित विकास करना है तो उसके लिए मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। क्या है प्रोजेक्ट विधि का आधार? कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का आधार या फिर सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, या फिर विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो जो दोस्तों जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड का आधार है करके सीखने का सिद्धांत। प्रोजेक्ट मेथड कौन है इसके प्रतिपादक दोस्तों? वो है किलपैट्रिक। ठीक है, तो इस विधि में छात्रों को कोई ऐसा कार्य सौंपा जाता है जो कि छात्र या फिर समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी होता है। छात्र मिलकर इस परियोजना को पूरा करते हैं और बिहेवियरल नॉलेज को गेन करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है दोस्तों? वो है करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। मैंने आपको बताया भी है पहले अपनी वीडियो में दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट मेथड है और एक होती है अन्वेषण विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन अन्वेषण विधि में जो छात्र हैं वो अकेला काम करता है, जबकि प्रोजेक्ट मेथड में जो छात्र हैं वो सामूहिक रूप से काम करते हैं। ठीक, ये चीज़ को भी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट मेथड में समस्याएं हमेशा वास्तविक होती हैं, ठीक है, यानी कि रियलिस्टिक होती हैं, जबकि अन्वेषण में समस्याएं आपकी काल्पनिक भी हो सकती हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह कथन किस विद्वान का है जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है, वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है? कार्ल जुंग, हेनरी बर्नार्ड, या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, या फिर अलेक्जेंडर पोप? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन है दोस्तों किंडरगार्टन जो आपकी मेथड है, इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? वो है फ्रेडरिक फ्रोबेल। तो फ्रोबेल ने दोस्तों आपके जर्मनी में सबसे पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था, और ये खोला था 1840 में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि 1840 में फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है तो इसके तीनों कोण में कौन कौन है? छात्र, शिक्षक, सामाजिक परिवेश, पाठशाला, छात्र, शिक्षक, छात्र, पाठशाला, ज्ञानार्जन, या फिर अध्यापक, छात्र और ज्ञान? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश। ठीक है, इस तरह से छात्र हो गया, शिक्षक हो गया और सामाजिक परिवेश। ठीक, तो इस तरह से जो आपकी जो शिक्षा है वो एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, और इसके तीनों कोण छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? किंडरगार्टन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? जो आपकी स्पेशल एजुकेशन होती है उसका रिलेशन किससे होता है? प्रौढ़ों के शिक्षा कार्यक्रम से, विकलांगों के शिक्षा कार्यक्रम से, मेधावी छात्रों के शिक्षा कार्यक्रम से, या फिर ख और ग दोनों, यानी कि बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? जो आपकी स्पेशल एजुकेशन होती है दोस्तों वो आपकी विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? यानी कि बुद्धि परीक्षण का अग्रदूत कौन था? तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वो है अल्फ्रेड बिने। ठीक, अल्फ्रेड बिने ने ही सबसे पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिने तथा साइमन परीक्षण, जिसको कि 1905 में इन्होंने विकसित किया था। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हमने जो बुद्धि है उसको मानसिक आयु के रूप में इसका मापन किया था, मानसिक रूप में इसका मापन करके इसको अभिव्यक्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगर जो दोस्तों बात आती है आईक्यू की, देखिए बुद्धि लब्धि की यहाँ पर बात आ रही है, तो इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम जो जर्मन वैज्ञानिक थे वो थे विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था। ठीक है, और ये कैसा शब्द है दोस्तों? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, ये आपका एक जर्मन शब्द है। ठीक है, इसके अलावा 1916 में जो आपके बिने साइमन परीक्षण है इस पर एक महत्वपूर्ण संशोधन किया था टर्मेन ने। ठीक है, टर्मेन ने इस पर महत्वपूर्ण संशोधन किया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, और यहाँ से दोस्तों आपका बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह पे आईक्यू का प्रयोग होने लगा। ये कई सारे फैक्ट्स हैं जो आपको दोस्तों ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आपके इनसे बन सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों की होगी? ठीक, जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे हैं उनकी ज़्यादातर समस्या कौन सी रहती है? विशेष सवारी की, अक्सर गैर हाजिरी की, पाठ्यक्रम तैयारी की, या फिर क और ख दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? क और ख दोनों। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं वो रोग से ग्रसित होने की उनकी संभावना अधिक होती है, तो इसलिए उनकी स्कूल में उपस्थिति भी कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्राप्त करने की दृष्टि से सबसे उत्तम है? ठीक, भ्रमण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, भाषण विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि? तो आप देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सी हो सकती है जिसमें आप वास्तविक अनुभवों को प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं, तो वो है दोस्तों भ्रमण विधि। ठीक, भ्रमण विधि के द्वारा दोस्तों आप आपके रियल एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये विधि है और काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, हमारे देश के संविधान में निम्न में से किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? आप जानते हैं भाई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके लिए? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए,
सभी छात्रों प्रौढ़ों के लिए या फिर सभी नागरिकों के लिए। वैसे तो क्या होना चाहिए 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो भाई 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है, आरटीई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में किस बारे में अपनी सिफारिश की थी। जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन है उसने किस बारे में अपनी सिफारिश की थी। स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में, प्राइमरी शिक्षा के बारे में, या फिर शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, वो है शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में। जो वर्धा शिक्षा योजना है इसका सूत्रपात किसने किया था, महात्मा गांधी ने। कब, 1937 में, वर्धा नामक स्थान पर, ठीक है। और दोस्तों ये जो वर्धा योजना है इसमें क्या था कि भाई जो शिक्षा के माध्यम से हस्त उत्पादन के कार्यों को महत्व दिया गया था, ठीक है। जो आपसे हाथ से बनाते हैं चीजें उनको महत्व दिया गया था। तो कहने का मतलब था कि जो शिक्षा है उसको रोजगार उन्मुख बनाने पर महत्व दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था। देखिए दोस्तों जो बेसिक शिक्षा है ना वो वर्धा शिक्षा ही है। तो भाई कहाँ खोला गया था, वर्धा में इसको खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, या फिर उपरोक्त तीनों। तो भाई जब से निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू हुई है तो उसका फलस्वरूप क्या हुआ है, सभी जगह साक्षरता बढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का अग्रणी उपाय है। अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट आपका उपाय क्या होगा। पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो क्या इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं दोस्तों, वार्तालाप करिए। आप जितना दोस्तों इंग्लिश जैसे अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश टॉकिंग करनी पड़ेगी ना। आप किताब में कितना ही पढ़ लो, आप कितनी ही ग्रामर बुक पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी जो लैंग्वेज है उसमें कभी भी आप सीख नहीं सकते। तो लैंग्वेज को अगर आपने सीखना है तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वार्तालाप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, फ्रोवेल, डॉल्टन, एनी बेसेंट, या फिर जॉन डेवी। तो इसका राइट आंसर क्या अभी बताया आपको दोस्तों, इसका राइट आंसर है फ्रोबेल। फ्रोबेल के द्वारा 1840 में जर्मनी में आपका पहला किंडरगार्टन खोला गया था। तो वहीं से आप नर्सरी स्कूलों की शुरुआत को मान सकते हैं। इसके बाद एक स्टेटमेंट, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी करवाया है, रूसो, टीपी नन, मैकडुगल, या फिर मारिया मॉन्टेसरी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यह है टीपी नन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, मकतब, गुरुकुल, या फिर आश्रम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है गुरुकुल, ठीक। जो कि बिल्कुल आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे। गुरुकुल में छात्र अपने गुरु के साथ परिवार के एक सदस्य की तरह रहते थे और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ गुरु के निजी कामों में भी वो हाथ बढ़ाते थे, ठीक है ना, बटाते थे। और इसके अलावा उनकी शिक्षा की कोई फीस भी नहीं देनी पड़ती थी और इस कारण आज के आवासीय स्कूल तथा गुरुकुल में समानता पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक या फिर आंदोलनकर्ता थे, महात्मा गांधी, अरविंदो कॉर्वे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें से तो आपको पता है कि दोस्तों ये तीनों आपके स्त्री शिक्षा के समर्थक तो नहीं थे। तो जो कॉर्वे हैं इसका वो राइट आंसर है, जो कि भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक या फिर आंदोलनकर्ता थे। इसके अलावा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस समय पर शिक्षा का विषय है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर किसी भी सूची में नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर है समवर्ती सूची में। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। देखिए समवर्ती सूची में वह विषय रखे जाते हैं जिस विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, ठीक है ना। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना होता है। संघ सूची के विषय में केंद्र को अधिकार होता है कानून बनाने का, जबकि राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। ये आपको पता होने चाहिए जो विषय होते हैं, ठीक है। इनका कैटेगराइजेशन कैसे होता है ये सबको आपको पता होना चाहिए। जो शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें कि भाई राज्य है चाहे केंद्र है, दोनों को इसमें कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैं आपको एक क्लॉज और भी बता दूं कि अगर कानून बनाते हुए
यदि कानूनों में कोई टकराव दिखाई देता है कि मतलब राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में कोई टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार का कानून होता है वो लागू किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे भाई दोस्तों? आप सभी लोग जानते होंगे, ये हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तो ये तो दोस्तों आप जानते होंगे, तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब या फिर केरल। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। ये क्वेश्चन पिछले बार एलटी एग्जाम में भी आया था। शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो शिक्षण अभियोग्यता होगी वो क्या होगी? शिक्षक का कार्य करने हेतु सभी योग्यताएं जो कि आपसे अपेक्षित हैं। ठीक है ना, तो उसको ही क्या बोला जाएगा? शिक्षण अभियोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने के मुख्य तत्व हैं। मेन फैक्टर ऑफ लर्निंग क्या क्या है? क्या क्या है? सीखने की इच्छा यानी कि विल टू लर्न, प्रेरणा, मोटिवेशन, अनुकूल प्रवेश यानी कि आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी सीखने के मुख्य तत्व ये कहलाते हैं। मेन फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, आपका अनुकूल परिवेश होना चाहिए। तो सभी दोस्तों आपके सीखने के मेन फैक्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा वह अनुकूल परिस्थिति जिसमें बच्चे सीखते हैं, बालक को नई बातें सीखने को उकसाती है। अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात है या फिर परीक्षण का परिणाम है? तो क्या इसका राइट आंसर है? काफी सिंपल है, बालकों की नई बातें सीखने को उकसाती है। ठीक है ना। जो अभिप्रेरणा है इसके बारे में भी दोस्तों हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये आपका एक ऐसा आंतरिक बल है जो आपको नई बातें सीखने को उकसाता है। ठीक, विदाउट मोटिवेशन आप नई बातों को सीख नहीं सकते, नए ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको क्या करता है? एक ऐसा आंतरिक बल है जो कि आपको नई बातें सीखने को प्रेरित करता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? देखिए, शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए। बालक क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्रियाशील बालकों को काम में व्यस्त रखना चाहिए, अन्यथा वे अनुशासनहीन बन जाते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि जो बालक हैं वो क्रियाशील होते हैं, इसलिए उन्हें करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है ना। अध्यापक को हर पाठ में छात्रों से कुछ ना कुछ जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें सीखने वाला जो ज्ञान है, करके सीखने वाला जो ज्ञान है वो कभी भी नहीं भूला जा सकता। ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ में ध्यान में रखना है कि जो क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है वो उन्हें करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है ना, यानी कि उनको करके सीखने वाला जो चीज़ होती है वो ज्ञान हमेशा उनका स्थायी रहता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि जो कि आपके प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है? प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है, प्रेरणा छात्रों की स्मरण शक्ति को तीव्र करती है, प्रेरणा छात्रों को अनुभव प्रदान करती है, या फिर प्रेरणा द्वारा छात्र अपने नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत या फिर इसको प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि जो प्रेरणा है वो छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है। देखिए, जब अध्यापक अपने शिष्यों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करने में सफल हो जाते हैं तो उनके लिए जो शिक्षण का कार्य है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसमें जैसे कि छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाना यानी कि उसमें रुचि को बढ़ाना, ये इसके अंतर्गत दोस्तों आता है कि अगर आप प्रेरणा देंगे तो छात्रों में अपने आप ही रुचि उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रेरणा के सिद्धांत का अर्थ है कि इससे छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है, या फिर छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती वे उसे मन लगाकर नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है और इसके
ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिबेटेबल हैं। और दोस्तों वैसे देखा जाए तो रुचि का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, कि जो शिक्षण है वो तभी किया जाना चाहिए जब छात्रों में रुचि हो। ठीक, यदि रुचि नहीं होगा तो शिक्षण से पूर्व रुचि पैदा की जाए। ठीक, यानी कि जो छात्र है वो उस कार्य में रुचि नहीं लेंगे जब तक कि उसमें, मतलब कि वो जिस कार्य में रुचि नहीं लेते हैं उसमें वे मन लगाकर कार्य नहीं कर पाते, यानी कि वो उसको अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षण से पूर्व रुचि पैदा की जाए। तो देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन भी सही बैठता है, डी वाला ऑप्शन भी सही बैठता है, लेकिन इसका आंसर दोस्तों क्या दिया गया है, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती वे उसे मन लगाकर नहीं करते। तो मेरे हिसाब से भी इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। देखिए, अगर छात्रों में अगर रुचि नहीं होती तो वो उसे मन लगाकर नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि जो शिक्षक है उसको छात्रों में रुचि पैदा करनी चाहिए शिक्षण से पूर्व। ये बात का लक्षण है। सिद्धांत ये बोलता है कि छात्र को जिस कार्य में रुचि नहीं होती वे उसे मन लगाकर नहीं करते। तो इस तरह से इस आंसर को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह छात्र के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी कि शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर रुचि का सिद्धांत। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, चयन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। छात्र को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये चयन का सिद्धांत होता है। देखिए दोस्तों, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको पता है शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों के अनुसार ही आपको पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए। अब कभी कभार क्या होता है कि पाठ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो उस स्तर के छात्रों के लिए बेकार होती हैं। ठीक है, तो इसलिए अध्यापक को छात्रों के स्तर, उनके इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही सामग्री का चयन करना चाहिए, शिक्षण सामग्री का चयन करना चाहिए जो कि छात्रों के लिए सार्थक हो और समझने योग्य हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, डेवी के अनुसार एक शिक्षा एक क्या है, सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता या फिर सैद्धांतिक आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। जो जॉन डीवी है, इनके अनुसार शिक्षा एक साइकोलॉजिकल नीड है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अभी दोस्तों हम थोड़ा लेवल उतना ज़्यादा हमने हाई नहीं रखा है क्वेश्चंस का, और रिवीजन में ऐसा ही होता है, हमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। जैसे आपने एक शिक्षण सूत्र पढ़ा है ना, क्या होता है शिक्षण सूत्र, सरल से कठिन की ओर। ठीक, तो यही हम अपना रहे हैं, सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। अब कुछ छात्र ऐसे आएंगे कि सर क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो है, ये है वो है, तो ऐसे छात्रों को मैं बता दूं दोस्तों कि मैं जानबूझकर मैंने क्वेश्चंस के लेवल को अभी थोड़ा मॉडरेट रखा है, ताकि हम धीरे 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 करके कठिन क्वेश्चंस की ओर चलते चले जाएं। अब किसी को हार्ड ही क्वेश्चन चाहिए तो वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों आप इसी तरीके से सीखते हैं। अधिगम के जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षण सूत्र हैं, इनको व्यवहारिक जीवन में आपको दोस्तों लगाना भी पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि आपको व्यवहारिक जीवन में इनको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, खाली किताबी ज्ञान पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो हम धीरे 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 करके हम लेवल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अभी हमारा मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराना, कि भाई उससे ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन हार्ड लेवल के हैं या फिर लो लेवल के हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं दोस्तों, कि जब आपका एग्जाम पेपर आप ध्यान से देखेंगे, एलटी पेपर का एनालाइजेशन आप करिए, एलटी पेपर का जो पिछले साल का एनालाइजेशन आप करिए, तो उसमें हार्डली अगर आप क्वेश्चंस देखें, जो बहुत ज़्यादा सुपर हार्ड क्वेश्चंस हैं वो 5 से 6 होते हैं। ठीक है, इन 5 से 6 क्वेश्चंस को लेकर ही दोस्तों हम हमेशा चिंता में रहते हैं, और यही हमारी टेंडेंसी रहती है, और ऐसी टेंडेंसी दोस्तों गलत होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चंस में जो सिलेक्शन, जो आपका क्वेश्चन पेपर में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको उन 25 क्वेश्चन की ओर को जाना पड़ेगा, ना कि इन 5 हार्ड क्वेश्चंस की ओर। इन 5 हार्ड क्वेश्चंस को करते करते हो सकता है कि ये एग्जाम में ना हो, और इसकी बदले हम ये जो 25 क्वेश्चन हैं इनमें से कुछ गलत कराए। तो सबसे पहले आप इन 25 क्वेश्चंस में कमांड बनाइए। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोई हार्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हीं के पीछे भागते हैं, और हमारे जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनमें हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल लो होते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट मत करें। एक अच्छा छात्र वही होता है जो किसी भी
क्वेश्चंस को या किसी भी नॉलेज को हल्के में ना ले। नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, कहीं से भी मिलती है उसको गेन करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इस क्वेश्चंस का लेवल लो है, ये है वो है। हमेशा कमियां मत निकालिए, हमेशा कमियां निकालने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसको डीमोटिवेट भी ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।